देखिए दोस्तों, लिक्विडेटेड डैमेजेस एक ऐसी डैमेजेस होती है जहां पर पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले या ड्यूरिंग दी कॉन्ट्रैक्ट ही ये म्यूचुअली डिसाइड कर लेती है कि यार यदि किसी भी पार्टी ने कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो वहां पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी कितना होने वाला है। वहां पे पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट आपस में म्यूचुअली डिसाइड कर लेती है कि यदि किसी भी पर्टिकुलर पार्टी ने यदि अपने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डैमेजेस कितना होगा। इट इज डिसाइडेड बाय द पार्टी म्यूचुअली एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और बिफोर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। मान लीजिए दो पर्सन है, एक है मिस्टर एक्स और एक है मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स जो है वो 500 बैग्स ऑफ सीमेंट सप्लाई करने वाला था मिस्टर वाई को, पर यहां पर आज इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, लेकिन सप्लाई कब होने वाली है, फ्यूचर में होने वाली है। तो आपको पता है यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक्स और वाई ने इस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने से पहले ये डिसाइड कर लिया कि जो भी पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रिच करेगी वहां पे मैक्सिमम जो डैमेजेस का अमाउंट होगा वो मैक्सिमम डैमेजेस का अमाउंट कितना होने वाला है, 10,000 रुपीज। और आपको पता है अब ये 10,000 रुपीज का जो मैक्सिमम डैमेजेस डिसाइड किया है पार्टी ने, जब भी कोई पार्टी यहां पर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रिच करेगी तो आपको पता है एट द टाइम ऑफ ब्रिच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो जो एग्रीव्ड पार्टी रहेगी वो कोर्ट पे जाएगी और कोर्ट के जज के पास जाकर बोलेगी कि जज साहब इस पर्टिकुलर पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रिच कर दिया है और आपको पता है हमारे बीच में यहां पर एक लिक्विडेटेड डैमेजेस फिक्स थी, जज साहब आप मुझे बताओ कि मुझे कितनी डैमेजेस यहां पर मिलेगी। अब यदि मान लीजिए जो एग्रीव्ड पार्टी का एक्चुअल लॉस यदि 10,000 रुपए से ज्यादा है तो भी उसको मैक्सिमम डैमेजेस जो मिलेगी ना वो 10,000 रुपीज मिलेगी। लेकिन यदि मान लीजिए एक्चुअल डैमेजेस जो है वो लेस देन 10,000 रुपीज है, 10,000 रुपए से कम है, तो वहां पे जो अमाउंट ऑफ डैमेजेस होगा वो एक्चुअल डैमेजेस के इक्विवेलेंट होगा। से फॉर एग्जांपल वो 3,000 हो सकता है, 4,000 हो सकता है, 5,000 हो सकता है। पर यहां पर कोर्ट के जज को आसानी क्या हुई पता है आपको, कोर्ट के जज को आसानी ये हो गई कि यहां पर पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट ने पहले से ये डिसाइड करके रख लिया था कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेनल्टी वुड बी 10,000 रुपीज। अब मैक्सिमम यदि 10,000 से ज्यादा एक्चुअल लॉस है तो भी यहां पर 10,000 रुपए का ही डैमेजेस मिलेगा, और यदि 10,000 रुपए से कम का लॉस है तो जितना लॉस हुआ है वो एक्चुअल वाला लॉस यहां पर आपको एज एन डैमेजेस के तौर पे वो कोर्ट वहां पर ऑर्डर पास करेगा। तो लिक्विडेटेड डैमेजेस ऐसी डैमेजेस होती है जहां पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डैमेजेस पहले से ही पार्टी डिसाइड करके रखती है बिफोर एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट या फिर कॉन्ट्रैक्ट के दौरान। ऑन अदर हैंड यदि हम लोग पेनल्टी की बात करें, और बहुत सारे लोगों को ना यहां पर पेनल्टी नहीं बोलते आता है, दे वर यूज्ड टू से पेनाल्टी। तो मालिक आप चाहे कुछ भी बोलो, आप चाहे पेनल्टी बोलो या पेनाल्टी बोलो, बट सही वर्ड तो पेनल्टी ही होता है। पेनल्टी हमेशा लॉ में मेंशन होती है, हमेशा एक्ट में मेंशन होती है, और पेनल्टी जो होती है ना भाई, हो सकता है कि वहां पर आपका जो एक्चुअल लॉस है वो 100, 200, 500 का हुआ है, पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से यदि किसी एक्ट में कोई पेनल्टी मेंशन है तो पेनल्टी हो सकता है 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना हो। भाई आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है 100 रुपए का, लेकिन उस 100 रुपए के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपके ऊपर 1,00,000 रुपए की पेनल्टी भी लग सकती है। अब आप दोनों के बीच में डिफरेंस समझ पा रहे होंगे कि यार लिक्विडेटेड डैमेजेस एक ऐसा डैमेजेस होता है जहां पर पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट ये अमाउंट डिसाइड कर लेती है कि भाई यदि कोई पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया तो मैक्सिमम कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। लेकिन पेनल्टी जो होती है ना वो पार्टी डिटरमाइन नहीं करती है, वो एक्ट में मेंशन होती है, और चूंकि जो पेनल्टी एक्ट में मेंशन होती है उसका जो बेसिक और सोल पर्पस होता है वो सोल पर्पस होता है कि कोई भी पार्टी डिफॉल्ट ना करे। यदि कोई भी पार्टी डिफॉल्ट करेगी तो मालिक उस डिफॉल्टिंग पार्टी के ऊपर एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट पेनल्टी इंपोज होगी, और हो सकता है पेनल्टी इतनी खतरनाक हो भाई कि भले ही उसने ब्रिच किया हो 100, 200, 500, 1,000 रुपए का, लेकिन उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000, 10,00,000 रुपए की, इवन दो उसको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो आपको पता है, देखो यार सुनो, जिस चीज को लेकर आप जिंदगी में बड़े परेशान हो रहे थे आपकी जिंदगी को मैं आसान बनाता हूं। सबसे पहली चीज, यदि हमको डिफरेंस करना पड़े, डिस्टिंग्विश करना पड़े कि डिस्टिंग्विश बिटवीन दी लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ प्रॉब्लम है वो लिक्विडेटेड डैमेजेस और पेनल्टी को एक ही समझ लेते हैं, जबकि मालिक ऐसा नहीं है। लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी में बहुत डिफरेंस है।
आपको पता है लिक्विडेटेड डैमेजेस वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डैमेजेस होता है, जहां पर यदि कोई भी पर्टिकुलर पार्टी यदि कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करती है तो वो ब्रीच करने वाली पार्टी एग्रीड पार्टी के लिए उस मैक्सिमम अमाउंट तक के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। यहां पर कोर्ट की वर्किंग ईजी हो जाती है। While on other hand, if I am talking about penalty, आपको पता है पेनल्टी तो आपको कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने से ही रोकती है। वो बोलती है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप है कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करना, और यदि आपने गलती से भी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने की कोशिश करी तो आपके ऊपर ह्यूज पेनल्टी अलॉन्ग विद तिहाड़ के लाइव दर्शन भी हो सकते हैं। तो दोनों के बीच में बहुत डिफरेंस है भाई। यहां पर लिक्विडेटेड डैमेजेस वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डैमेजेस बताता है इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन यदि हम लोग बात करें पेनल्टी की, तो भाई पेनल्टी जो होता है ना वो एक तरीके से आपके दिमाग में कोई थ्रेट पैदा करता है, डर पैदा करता है, आपको ये डराता है, धमकाता है, चमकाता है और बोलता है कि मालिक आपको यहां पर किसी भी टाइप से कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। यदि आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपके ऊपर इस पर्टिकुलर अमाउंट की पेनल्टी जो है वो इंपोज होगी, एंड इट विल बी वेरी हार्मफुल। ये बहुत हार्मफुल होगी मालिक आपके लिए। और सीरियसली यदि मैं बात करूं हमारे यहां पर मोहित सिंह जी की, तो मोहित सिंह जी बहुत बेहतरीन तरीके से चल रहा है। अक्षत जी एक बार दोबारा इस लेक्चर को आप रिकॉर्ड मतलब रिवाइंड करके देख लेना, आपका काम हो जाएगा। सर फिर उसके बाद में आपने एक चीज भी तो बताई थी, एक और चीज होती है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो मालिक अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कब होती है आपको पता है? जब पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ड्यूरिंग दी कॉन्ट्रैक्ट अमाउंट ऑफ डैमेजेस डिटरमाइन नहीं कर पाती है, तो फिर वो कोर्ट के पास जाती है, और कोर्ट के पास जाकर वो कोर्ट को बोलती है, कोर्ट जी कोर्ट जी कोर्ट जी कोर्ट जी प्लीज आप हमें बताओ ना, एक पार्टी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, आप हमें बताओ हमें यहां पर कितनी डैमेजेस दोगे। तो कोर्ट का जज वहां पर देखता है कि असल में सर्कमस्टांसेस क्या है। एक होती है मालिक वहां पर ऑर्डिनरी डैमेजेस, एक होती है वहां पर स्पेशल डैमेजेस, एक होती है वहां पर नॉमिनल डैमेजेस, एक होती है वहां पर एग्जाम्पलरी डैमेजेस, एक होती है वहां पर ट्रांजेक्शन या इवेंट बेस्ड डैमेजेस, और एक होती है मालिक वहां पर पेनल्टी एज एन मतलब वहां पर होती है डैमेजेस फॉर फिक्स्ड। तो वहां पर पता है कोर्ट का जज जो है अब वो अपने अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ पेनल्टी डिटरमाइन करेगा। तो ऐसी पेनल्टी मतलब ऐसे डैमेजेस को हम लोग कौन से डैमेजेस बोलते हैं? वहां पर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो आपको पता है बेसिकली यहां पर ना तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण है इस पर्टिकुलर यूनिट में। सबसे पहली चीज कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या होता है? जब पार्टी टू दी कॉन्ट्रैक्ट विल नॉट एबल टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, देन पार्टी अप्लाइज टू कोर्ट फॉर असर्टेन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, एंड दिस टाइप ऑफ डैमेजेस विल बी नोन एज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। और ये जो अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होती है ना, ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेस 5-6 प्रकार की होती है। ऑर्डिनरी डैमेजेस, यहां पर अपन लोगों ने एक वर्ड यूज किया था, आप लोगों को बहुत अच्छे से वर्ड याद आना चाहिए। ऐसा अमाउंट जहां पर डैमेजेस मिलेगी आपको, जहां पर एक्चुअल में पार्टी का लॉस हुआ है, जहां पर एक वर्ड यूज हुआ था दैट इज लॉसेस नेचुरली अरोज। एक वर्ड यूज हुआ था यहां पर, द लॉसेस विच इज नेचुरली अरोज। तो जो लॉसेस विच इज नेचुरली अरोज जो हुआ था ना, उसको हम लोग यहां पर कौन से डैमेजेस बोलते थे? ऑर्डिनरी डैमेजेस। एक होती थी नॉमिनल डैमेजेस, मतलब यहां पर भाई पार्टी का जो इंटेंशन है ना वो कोई पैसा वैसा लेना नहीं था, बस एक पार्टी जो है ना वो दूसरी पार्टी को ये बोलना चाहती थी, ये प्रूफ करना चाहती थी कोर्ट के जज के थ्रू कि देख भाई गलती तेरी है, गलती मेरी नहीं है, तूने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, मैं अग्रीड पार्टी हूं, तू अक्यूज पार्टी है। ऐसा इंटेंशन था वहां पे। तीसरी डैमेजेस होती है एग्जाम्पलरी और विंडेक्टिव डैमेजेस, केवल और केवल दो ही केसेस में अप्लाई होती है। एक तो इन केस ऑफ बैंक एंड दूसरा इन केस ऑफ मैरिज, जहां पर हो सकता है कि आपका एक्चुअल लॉस बहुत कम है लेकिन आप वहां पर लाखों करोड़ों की डैमेजेस मांग रहे हो भाई, लाखों करोड़ों की डैमेजेस मांग रहे हो। एक होता है मालिक स्पेशल इवेंट बेस्ड डैमेजेस। मान लीजिए मुझे कहीं पर किसी एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन करना था, लेकिन वो एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन करने के लिए मेरे जो गुड्स आने वाले थे वो गुड्स आए नहीं। अब मैं वो एग्जीबिशन में मेरा मतलब मैं अपनी शॉप लगा ही नहीं पाया, वहां पर अपने गुड्स बेच ही नहीं पाया। तो भाई ऐसी डैमेजेस को हम लोग कौन से डैमेजेस बोलते हैं? स्पेशल या इवेंट बेस्ड डैमेजेस। और कुछ कुछ एक ऐसे होते हैं जहां पर कोर्ट का पहले से प्रीफिक्स डैमेजेस होती है, यदि इस टाइप का आपने कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो यहां पर इतने रुपए की डैमेजेस आपको पे करनी पड़ेगी। तो दिस टाइप ऑफ डैमेजेस इज नोन एज अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब दूसरा होता है लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस ऐसी डैमेजेस होती है मालिक विच इज डिसाइडेड बिटवीन द पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट इन एडवांस, मतलब बिफोर एंटरिंग एनी कॉन्ट्रैक्ट या ड्यूरिंग द कॉन्ट्रैक्ट। यहां पर पार्टी जो है ना वो पहले से अमाउंट ऑफ डैमेजेस फिक्स कर लेती है, तो कोर्ट की वर्किंग बड़ी आसान हो जाती है। कोर्ट को केवल और केवल ये आइडेंटिफाई करना है कि भाई यहां पर 10,000 रुपए की डैमेजेस पे करना है या इससे कम डैमेजेस पे करना है।
ठीक है। फिर उसके बाद यदि हम लोग बात करें पेनल्टी, भाई पेनल्टी एक तरीके का थ्रेट है, वो आपको डराता है, वो आपको रोकता है कि आपको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना है। भाई यदि आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यदि आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करने की वजह से आपके ऊपर हो सकता है कि यहां पर अमाउंट ऑफ डैमेजेस जो होगा वो बहुत बड़ा, मतलब पेनल्टी जो होगी वो बहुत बड़ी होगी। हो सकता है आपने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया होगा 100, 200, 500, 1000 का, लेकिन आपके ऊपर लाखों रुपए की पेनल्टी इंपोज हो जाएगी। लाखों रुपए की पेनल्टी इंपोज हो जाएगी मालिक, लाखों रुपए की पेनल्टी इंपोज हो जाएगी। एंड दिस इज नोन एज पेनल्टी। और आपको पता है हमारे इंडियन लॉ में ना बेसिकली यहां पर कोई किसी भी तरीके के डिस्टिंग्विश नहीं थे, लेकिन यदि हम लोग इंग्लिश लॉ के अकॉर्डिंग बात करें तो वहां पर आपको यह चीज समझ में आएगी कि दोनों में बहुत बड़ा और ह्यूज डिफरेंस होता है। तो यू नो व्हाट, दिस इज द डिफरेंस, जो कि आप लोगों की एक बड़ी मतलब एक क्यूरियोसिटी थी कि सर प्लीज हमको लिक्विडेट डैमेजेस, अनलिक्विडेट डैमेजेस, इन सारी चीजों के बारे में आप हमको बताओ। तो यहां पर आपको पता है यदि हम लोग बात करें तो मैंने आपकी तीनों चीजें क्लियर करी है। पहली चीज लिक्विडेट डैमेजेस, दूसरी चीज अनलिक्विडेट डैमेजेस, तीसरी चीज यहां पर पेनल्टी के बारे में बात करी है। ठीक है, तो प्रीफिक्स डैमेजेस एंड लिक्विडेट डैमेजेस सेम नहीं है क्या सर? अरे भाई वही तो बात है, प्रीफिक्स डैमेजेस मतलब लिक्विडेट डैमेजेस ही होती है। नीप नीप जी असम वाले, ये दोनों एक ही होती है। ठीक है, चलो आगे देखिए यहां पर। अब नेक्स्ट जो डिस्कशन आता है वो आता है क्वांटम मेरियट्स। अरे यार जरूरी थोड़ी भाई कि हर चीज किताबों से ही पढ़े, और मैं आपको कई बार क्लास में बता भी चुका हूं यार कि वो टीचर ही क्या जो किताबों से पढ़ाए, टीचर असली टीचर वो होता है मालिक जो दिल से पढ़ाए। देखो ना यहां पर ना एक और कॉन्सेप्ट आता है मालिक, और जो कॉन्सेप्ट आता है उस कॉन्सेप्ट को हम लोग यहां पर बोलते हैं क्वांटम मेरियट्स। एंड क्वांटम मेरियट्स इज अ लैटिन वर्ड जिसका इंग्लिश में मीनिंग होता है एज मच एज अर्न्ड और रीजनेबल रेम्यूनरेशन। क्या मीनिंग होता है वहां पर क्वांटम मेरियट्स का? एज मच एज अर्न्ड और रीजनेबल रेम्यूनरेशन। ठीक है, वेरी वेरी गुड आयुष शर्मा जी। एज मच एज अर्न्ड और रीजनेबल रेम्यूनरेशन। ठीक है, अभी यहां पर आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा। गर्व भाई यदि हम लोग प्रीफिक्स डैमेजेस की बात करें तो प्रीफिक्स डैमेजेस एक तरीके से लिक्विडेट डैमेजेस का ही पार्ट होता है, बट वहां पर वो कोर्ट डिसाइड करके रखता है, कोर्ट डिसाइड करके रखता है। ठीक है, हम लोग ब्रॉडली यदि बात करें तो प्रीफिक्स डैमेजेस ना, लिक्विडेट डैमेजेस पार्टी डिसाइड नहीं बट कोर्ट के द्वारा डिसाइडेड है। तो वो उस तरीके की डैमेजेस को हम लोग कौन से डैमेजेस बोलते हैं? प्रीफिक्स डैमेजेस। ओके, अभी यहां पर समझने की कोशिश करें। ठीक है, कोई ना जी आप इधर देखिए ना, कोई ना जी पता नहीं आपको क्या हो गया है, कोई ना जी आपकी जिंदगी में बबाल हो गया है, बबाल। ठीक है, हाँ अब देखिए यहां पे ध्यान से, आपको पता है यार हुआ क्या था। मान लीजिए यार हमारी क्लास में एक स्टूडेंट है जिसका नाम है शुभांशु बंसल जी। क्या नाम है इसका एग्जैक्टली देखता हूं मैं, शुभानु बंसल जी। ठीक है, यू नो व्हाट हुआ क्या, हमारा ये जो शुभानु बंसल जो है ना ये सीए बन गया, और सीए बनने के बाद ना इसने बोला कि यार आई वांट टू स्टार्ट प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूं यार, मुझे जॉब वॉब नहीं करना है। ठीक है, अब क्या हुआ, ये हमारा जो शुभानु है ना ये ढूंढ रहा था कि यार मैं किसके साथ एसोसिएट हूं, किसके साथ प्रैक्टिस करूं, किसके साथ काम करूं, कैसे काम करूं, किस तरीके से काम करूं। भाई मेरा बड़ा टेंशन में था, इसको समझ में नहीं आ रहा था कि यार प्रैक्टिस स्टार्ट कैसे करें। मैं आप लोगों को बता दूं कि असल जिंदगी में भी सीए बनने के बाद प्रैक्टिस स्टार्ट करना बड़ा डिफिकल्ट टास्क है, बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है भाई प्रैक्टिस स्टार्ट करना, मतलब इट इज नॉट इजी टास्क। अब आपको पता है हुआ क्या, अचानक से हमारा जो ये शुभानु बंसल जो है ना वो मेरे पास आया, और मेरे पास आकर बोलता है, बोले सर आई वांट टू स्टार्ट माय ऑन प्रैक्टिस आफ्टर बिकमिंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। मैंने बोला वेरी वेरी गुड यार शुभानु जी, आप बताओ आप कैसे प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे। बोले सर आपको कुछ आइडिया है मैं प्रैक्टिस कैसे स्टार्ट करूं। मैंने बोला यस मैं आपको बताता हूं, एक काम करो यार, आपको पता है मेरी फैमिली में मैं एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हूं, मेरा छोटा भाई भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और मेरी वाइफ तो सीए और सीएस दोनों है, लेकिन वो ना प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब वो सीओपी सीए की होल्ड करती है। तो मैंने बोला यार देखो अब क्या हुआ है ना, हमारे पास ना बहुत सारा काम बढ़ रहा है। मैंने बोला मेरा एक ऑफिस जो है ना वो जस्ट विद्योदय के सामने वाली बिल्डिंग में है, एक ऑफिस जो है वो भाई कहीं ना कहीं चेतक चेंबर मतलब जीएसटी ऑफिस के पास है, एक ऑफिस जो है वो साकेत में है, एक ऑफिस जो है ना वो अभी एक नया ऑफिस भी लेने का हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो यार आप एक काम करो ना, आप हमारे साथ एसोसिएट हो जाओ, और हमारे साथ एसोसिएट होकर आप हमारे ही काम करो और हमारे साथ साथ ही इस प्रैक्टिस को डेवलप करो। और यहां पर हमारा शुभानु भाई जो है ना वो बड़ा खुश हो गया, वो इतना खुश हो गया, वो बोल रहा है अरे यार सर के साथ काम करने का मौका मिल रहा है, लाइफ में इससे बड़ी बात क्या हो सकती है।
शुभानु ने बोला ओके डन, और मैंने बोला ठीक है शुभानु, मैं आपके लिए एक नया ऑफिस लेता हूं। ऐसी बात सुनकर हमारा भाई गदगद हो गया, बोले अरे यार सर क्या बात कर दी आपने, आप मेरे लिए एक नया ऑफिस दे रहे हो? मैंने बोला बिल्कुल भाई। और आपको पता है शुभानु ने मुझे ज्वाइन करना एक्सेप्ट कर लिया, एंड शुभानु अपने सारे दोस्तों को बोलते घूम रहा है, बोले यार देखो कितनी किस्मत वाली बात है, सीए बनने के बाद भाई मैं उन सर के साथ काम कर रहा हूं जिन सर ने मुझे पढ़ाया है। यार अपने गुरु के साथ काम करने का मौका मिलना भी इस जिंदगी का सबसे बड़ा पुण्य है। और भाई बड़ा खुश हो गया। अब आपको पता है शुभानु बड़े जोश और जुनून के साथ हमारे ऑफिस में काम कर रहा है, सुबह 8 बजे से आ रहा है, रात की 12 बजे तक हम लोग उससे काम करवा रहे हैं भाई। और पैसों के नाम पर स्टार्टिंग के फर्स्ट मंथ भी कुछ नहीं दिया, सेकंड मंथ भी कुछ नहीं दिया, थर्ड मंथ भी कुछ नहीं दिया। ऐसा करते करते 6 महीने हो गए। 6 महीने बाद से भाई मुझे अचानक से याद आया, मैंने बोला शुभानु को तो अपन ने कुछ पैसे नहीं दिए यार, वो इतने समय से अपने यहां पर काम कर रहा है। आपको पता है हुआ क्या, अब मैंने ना 6th मंथ से शुभानु को सबसे पहले 60,000 रुपए दिए, एंड उसके बाद से एवरी मंथ उसको 10,000 रुपीज ट्रांसफर करना स्टार्ट किए। शुभानु के जो दोस्त थे उन्होंने जॉब करना स्टार्ट करी, और उसके जो कुछ दोस्त थे वो पीडब्ल्यूसी में जॉब कर रहे, उसमें उसके कुछ दोस्त जो है वो रिलायंस में जॉब कर रहे हैं, उसके कुछ दोस्त जो है वो आईसीआईसीआई बैंक में जॉब कर रहे हैं। और भाई सबकी 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 पैकेजेस जो है ना वो 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए के पैकेज है। सब लोग शुभानु से जब दिवाली की छुट्टियों में मिले तो शुभानु से पूछा कि बता भाई क्या चल रहा है, प्रैक्टिस वैक्टिस कैसी चल रही है, कितने पैसे कमाता है? बोले भाई देख पैसे नहीं कमा, पैसे की बात मत पूछ, लेकिन यार मेरी खुशकिस्मती है मैं मेरे सर के साथ प्रैक्टिस कर रहा हूं यार, बहुत इज्जत मिलती है, बहुत अच्छे लेवल का काम कर रहा हूं, क्या बताऊं यार तुझे। ऐसा करते करते इसने अपने दोस्तों को 1-2-3 महीने तक तो टाल दिया। उसके बाद में क्या हुआ, अब तो घर वाले भी पूछने लगे थे भाई कि शुभानु एक बात बता, तुझे सीए बनते हुए 1 साल हो गया है, तो कितने पैसे कमाता है? अरे बोले साहब आप पैसों की बात मत करो, मैं बहुत अच्छे लेवल का काम कर रहा हूं यार, मजा आ रहा है मुझे काम करने में। अब आपको पता है मनी मन शुभानु भी सोचने लग गया था कि ये हर महीने सर 10,000 रुपए ट्रांसफर करते हैं, ये 10,000 रुपए के बाद हो सकता है सर मुझे कुछ कैश में भी अमाउंट देंगे, कैश में भी अमाउंट देंगे। 2-3 साल हो गए भाई, 2-3 साल तक 10,000 10,000 10,000 रुपए महीना ही मिल रहा है शुभानु को। आपको पता है शुभानु अपने सारे एक्सपेंसेस रिकवर करने के लिए 15,000 रुपए महीना अपने पिताजी से मंगा रहा है सीए बनने के बाद भी। आपको पता है अचानक से एक दिन शुभानु के लिए रिश्ता आया, और जब लड़की के पापा ने शुभानु को सीए देखकर अपनी लड़की का ब्याह कराने का शुभानु के साथ सोचा, और शुभानु उस लड़की की मुलाकात हुई, तो लड़की ने बातों ही बातों में शुभानु से पूछ लिया कि बोले एक बात तो बताओ जी, कितना पैसा कमा लेते हो जी? बोले पैसों की बात मत पूछो जी, लेकिन मैं काम बहुत अच्छे लेवल का करता हूं। बोले मैं मेरे सर के साथ काम कर रहा हूं, सुबह 8 बजे से मेहनत मजदूरी करता हूं, रात को 12 बजे तक मैं काम करते रहता हूं, इतने लेवल वाला काम करता हूं ना, सर ने 2 से 4 ऑफिस कर लिए, 4 से 6 ऑफिस कर लिए, और सारे ऑफिस का इंचार्ज मुझे बना दिया। लड़की ने पूछा एक बात बताओ भाई, सीधे सीधे मेरे सवाल का आंसर दो, सीधे सीधे मेरे सवालों का जवाब दो भाई, हम लोग शादी करने जा रहे हैं, तुम्हें यह बताना पड़ेगा कि तुम कितने पैसे कमाते हो। शुभानु ने बोला यार देखो पैसों को लेकर तो मैं भी बड़ा टेंशन में हूं, सर से जब भी पैसों की बात करते हैं सर बोलते हैं हाँ हाँ अपन एक आध दिन बात करते हैं, और सर ना ऐसे फोन अपने कान पे लगा के ऐसे निकल जाते, बोलते हेलो 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 हेलो, हाँ फोन आया है, निकल लेते। जब भी सर से पैसों की बात करने की सोची सर कान पे फोन लगा के निकल लेते हैं, और यार बार बार मुझे सर से पैसों की बात करना भी अच्छा नहीं लगती है। लड़की ने बोला भाई ये बता पैसे कितने कमाता है? शुभानु ने बोला 10,000 रुपए आते हैं, और हो सकता है 50-60 हजार रुपए पर मंथ के हिसाब से 36 मंथ्स का पैसा मुझे लेना बाकी है। आपको पता है लड़की ने शुभानु को बोला वहां से पहली फुर्सत में अपनी नौकरी छोड़ और इस सर के अगेंस्ट में केस फाइल कर, और जब इस सर के अगेंस्ट में केस फाइल करेगा ना तो मैं तुझे कॉन्सेप्ट बताती हूं, कॉन्सेप्ट का नाम होता है क्वांटम मेरिट्स। मतलब जहां पर पार्टी के बीच में रेम्यूनरेशन फिक्स नहीं हुआ, और आप किसी भी पर्सन को, किसी भी एम्प्लॉय को उसकी योग्यता, उसके कामों के अनुसार यदि रेम्यूनरेशन नहीं दोगे तो वहां पर वो एम्प्लॉय कोर्ट में जाकर अपने एम्प्लॉयर के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है। और आपको पता है जब उसने कोर्ट में केस फाइल किया तो कोर्ट के जज ने मेरे अगेंस्ट में डिसीजन दिया। कोर्ट के जज ने बोला मालिक आपने यहां पर गलत किया है, केवल और केवल 10,000 रुपए में आजकल आर्टिकल नहीं मिलते, आपने बेचारे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को पिछले 3 सालों से निचोड़ के रखा है, आपको उसको
40,000 पर मंथ के हिसाब से 36 मंथ्स का पैसा देना पड़ेगा, और ये पैसा देने के बाद इस शुभानु की इच्छा पे डिपेंड करता है कि क्या ये आपको 50,000 रुपए पर मंथ पे ज्वाइन करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। मैंने बोला वो भाई साहब ये क्या हुआ? बोले जज साहब ने मुझे बताया, बोले हे लॉ के टीचर, यहां पर एक कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है, उस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं एज मच एज अर्न्ड और रीजनेबल रेम्यूनरेशन। एज मच एज अर्न्ड और रीजनेबल रेम्यूनरेशन मतलब आपने यदि किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और वहां पर यदि आपने उससे कुछ बेनिफिट लिया है, तो बेनिफिट के बदले आपको उसको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। आप केवल और केवल बेनिफिट नहीं ले सकते हो, आप केवल और केवल मलाई मलाई खाकर फटा हुआ दूध किसी को नहीं दे सकते हो भाई। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एज मच एज अर्न, जिसको हम लोग बोलते हैं क्वांटम मेरिट्स। एंड मैं आई होपिंग कि आपको यहां पर ना ये पर्टिकुलर बात समझ में आई होगी कि हाँ साहब,